अस्सलाम वालेकुम। मुल्की मईशत जिस बदहाली के सामना कर रही है, ये सब हमारे सामने है और ऐसे में 9th रिव्यू IMF प्रोग्राम का वो भी जारी है। IMF प्रोग्राम के नतीजे में इस मुल्क में महंगाई का सैलाब आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम की एक टेम्परेरी फेज में मुअत्तली जो है वो और ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। शायद कि अगर ये प्रोग्राम ना रुकता, सियासी समझौताबाजी की वजह से सियासी मफादात की वजह से अगर इस प्रोग्राम को ना रोका जाता, कंटिन्यू किया जाता, तो इतना डैमेज नहीं होता, एक्सचेंज रेट इस तरीके से बेकाबू नहीं होता, डॉलर इतना बेकाबू नहीं होता और चीज़ें जो है उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना इस प्रोग्राम के तात्तुल का जिस तरीके से डैमेज हुआ, इसको रोकने से नुकसान ज़्यादा हुआ। आज इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। जावेद हसन साहब माहिर मालियाती उमूर इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हसन साहब बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप डीन हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी के और इस वक्त बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक एक मूव के ऊपर IMF की जो पाकिस्तान 9th रिव्यू के हवाले से उसके ऊपर वो नज़र रखे हुए हैं। आबिद सुलैरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले प्रोफेसर आदिल नजम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। IMF का 23वां प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि ये हम कोई पहली दफा इस प्रोग्राम में जा रहे हैं, 23वीं बार हम उस प्रोग्राम में जा रहे हैं और हर बार जो IMF ने हमसे तकाजा किया कि आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आएँ, अपनी मईशत को डॉक्यूमेंट करें, सब्सिडीज से परहेज करें, अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करें, और 23 साल यानी 23 प्रोग्राम तक हम ऐसी चीज़ें ना कर सके। नतीजतन आज हम ये इस प्रोग्राम में एक बार फिर मौजूद हैं। प्रोग्राम को जो बीच में रोका गया, डॉलर को मसनूई तौर से डार साहब ने रोकने की कोशिश की, फिर उनसे पहले खान साहब की हुकूमत, और वहाँ पर उन्होंने जो ऑयल प्राइसेस में कमी की, बिजली के रेट्स में कमी की और सियासी समझौताबाजी की। हमारे ख़ास इक़्तिसादी मामलात के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर, ये रियासत पाकिस्तान के लिए ये जो सियासी तौर पर हम समझौताबाजी करते हैं, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हार्डकोर इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर, ये कितनी नुकसानदेह रियासत पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। प्रोफेसर साहब। यार बहुत बड़ा सा लंबा सा आपसे सवाल पूछ लिया, काश मेरे पास इस किस्म के सवालों का जवाब होता, नहीं है। लेकिन दो गुजारिशात की इजाज़त दीजिए आपके सवाल के लिहाज से। और इसमें देखें, परसेप्शन की भी बहुत बात होती है। आपने जो पहला जुमला बोला कि IMF की वजह से तूफान आएगा, मुझे समझ आता है, अच्छी हेडलाइन है और ये वो इस पे, लेकिन दो मेरे इतराज़ात होंगे। पहले ये कि तूफान आएगा नहीं, तूफान आ चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी कोई सब भला चंगा है और अगर IMF ने आपने ये कर लिया तो कल कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप वहां बैठे हैं, अगर ऐसा है तो मुझे भी बता दीजिए। नहीं तो सर वो जो प्रोग्राम की जो कंडीशंस है, मसला ये है कि क्या इसकी वजह से और ज्यादा तुंदी आएगी। बिल्कुल। दूसरी चीज जो मैं गुजारिश करूंगा वो अहम है कि ये IMF की वजह से नहीं आएगा। मैं IMF को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बहुत अरसे से IMF का क्रिटिक हूं और मेरे ख्याल में IMF हैज फेल्ड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कसूर हमारा नहीं है। तूफान जो आया है और जो आएगा वो पिछले 75 साल और खुसूसन कई पिछले सालों में, पिछली दिहाइयों में जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी कोताहियां हैं, जो हमारी सियासत का जो डिविजन्स हैं, उसकी वजह से, जो हमारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से हम मसाइल में पड़ते हैं। उन मसाइल की वजह से हम IMF के पास जाते हैं, जो एज आई सेड मेरे व्यू में एक इनफेक्टिव इदारा है ग्लोबली। इसीलिए मुल्क आफ्टर मुल्क जिसको IMF सपोजिटली हेल्प करता है, उसकी हेल्प नहीं हो सकती। लेकिन कसूर उन ममालिक का है, कसूर उस सियासत का है, कसूर उस बैड पॉलिसी का है, कसूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उस बैड इंप्लीमेंटेशन का है कि 23 बार हमने वादे किए, 23 बार हमने उन वादों पे पूरा हम नहीं उतरे। 23 बार शायद अगर हम पूरा उतर भी जाते तो सारी चीजें हल ना होती, लेकिन 23 बार ऐसा हुआ कि हमें अपनी इकोनॉमी के मैनेजमेंट में इस हद तक हमने गलतियां की कि हमें IMF के पास जाना पड़ा। अब छितर आप खाएंगे, क्योंकि और अगर छितर नहीं खाएंगे तो और क्या होगा।
सही है, बिल्कुल सही। लेकिन सर ये मुझे बताएं, आपने कहा कि आईएमएफ का भी फेलियर है, तो वो किस तरह से, आप मजीद उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा कि ये मुल्क दर दूसरी मुल्क इस वक्त आर्गुमेंट है आईएमएफ में जाने जी, के बिल्कुल बाद निकल दूसरी नहीं पा रहे आर्गुमेंट है। हैं गर्दाब से। मैं कई सालों से और किसी खुसूसन इस पिछले 2-1 साल में आईएमएफ एज एन इंस्टीट्यूशन, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। आईएमएफ के पास मुल्क सिर्फ तभी जाता है जब मुल्क अपनी मसाइल इतने खराब कर चुका हो कि उसके पास कोई और वसीला ना हो, वरना आईएमएफ के पास तो नहीं जाएगा। लेकिन एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर आपके पास इस वक्त मुल्क में तकरीबन 20 से 30 तक ऐसे ममालिक हैं जो डिफॉल्ट के दहारे पे खड़े हैं, तो देन द वर्ल्ड शुड बी, पाकिस्तानी वर्ल्ड शुड बी आस्किंग आईएमएफ के, यार तुम्हारा तो एक ही काम था कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ, तुम्हारे पास तो और कोई काम ही नहीं है ना। आईएमएफ तो इसलिए बनाया गया था कि आईएमएफ जो है वो ग्लोबल स्टेबिलिटी लाएगा, ममालिक को एक तरह से एक सेफ्टी नेट देगा, उनको इस किस्म से उनके साथ वर्क करेगा कि इन मसाइल से निकले। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में जो आकाउंटेबिलिटी है आईएमएफ की भी होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल सही। आपके इस पॉइंट को मैं रखूंगा ना, पहले 80s में भी देखा हमने, 90s में भी देखा, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वीक मुल्कों पे जाकर इस किस्म की डिमांड्स करना जो मुस्तहकम मुल्क भी नहीं कर सकते, जो चीजें अमेरिका और यूरोप नहीं कर सकता, वो आप डिमांड करते हैं कि घाना करेगा, ज़ाम्बिया करेगा, वेनेजुएला करेगा, पाकिस्तान करेगा। ठीक सर, मैं ये पॉइंट रखूंगा जरा जावेद हसन साहब की तरफ। जावेद साहब, मौजूदा हालात में और फिर उसके बाद आज एक मास्टर पीस है डॉक्टर आबिद सुलैरी का इसी हवाले से कि तकरीबन 23 के करीब मईशतें जो है वो गर्दाब में फंसे हुई हैं। तो फिर आईएमएफ के रोल के ऊपर मैं जाऊंगा। पहले तो जावेद हसन साहब कि कितना बड़ा फेलियर खुद इस इदारे का है कि मुल्क दर मुल्क इसके चुंगल में फंसते जा रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे भी हैं, तो वो बहुत नामुमकिन हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के लिहाज से आई डोंट थिंक इसमें आईएमएफ का कसूर है। अगर हम आईएमएफ के जो मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट कर लेते, अगर सबसे आसान तरीका है आईएमएफ को दरगुजर करने का, निकालने का, कि वो जो कहें वो कर लें। हम लोग बीच प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं गोल पोस्ट। आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी ताकि आप एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो है मार्केट बेस्ड, फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड रखिएगा। हम लोग ने जाके ये पिछले 4-6 महीने में हम लोग ने एक फिक्स्ड मसनूई तरीके से कर दिया। उससे जो डिस्टॉर्शंस पैदा हुई उसके वजह से आप देख रहे हैं क्या हाल हुआ। एक बैग 40 रुपीज़ बढ़ी, अब कोई 47 रुपीज़ बढ़ी है। तो इसमें कोई आईएमएफ का कसूर नहीं है। आपने जो टैरिफ एडजस्टमेंट्स थी उस पर डिले करा, आपने जो पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स थे वो आपने नहीं करा, आपने वर्चुअली कोई रिफॉर्म्स जो आईएमएफ के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो तो आप करते नहीं। आप जाते हैं एक बैंक के पास, आप कर्जा लेना चाहते हैं, वो कहता है ये कवर्नेंस है, ये आपको करना है, शराइत है। आप उस वक्त तो कह देते हैं हाँ, मगर जब शराइत आपको इम्प्लीमेंट करने होते तो आप हट जाते हैं। तो आई थिंक तो क्या इतना ही आसान है, इतना ही आसान है आईएमएफ की, हाँ आईएमएफ की बातों को मान लेना इतना ही आसान है? मुझे कहने दिएगा, देखिए काफ़ी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया हमारा नेबरिंग मुल्क है, वो भी 91 में आईएमएफ के पास गया था, उनने ओनरशिप ली उसकी प्रोग्राम की, और 1 साल के बाद उनने जो इम्प्लीमेंट करा उसके बाद आईएमएफ के पास कभी नहीं जाना पड़ा। कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, उनने भी 1997-98 के क्राइसिस के बाद आईएमएफ को अडॉप्ट करा, उसके बाद फिर कभी नहीं गए। तो हम लोग को भी देखना चाहिए अपने क्या कर रहे हैं। ये कुछ क्रोनिक केसेस हैं मुल्क दुनिया में, जैसे अर्जेंटीना, पाकिस्तान, अभी इजिप्ट, जो आईएमएफ को लाता है और इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसके बाद आईएमएफ को ब्लेम करते हैं। ज़रूर प्रॉब्लम्स होंगे आईएमएफ, ज़रूर शराइत कुछ सख्त होंगे, मगर ये भी ज़रूरी है कि हम लोग देखें कि हम लोग क्या इसमें तो कोई शक नहीं। और जो आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, और जाहिर है कि नरसिम्हा राव की जो 90s की गवर्नमेंट, जो कोलिशन गवर्नमेंट कमज़ोर तरीन हुकूमत थी, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वहाँ पे एक पॉलिटिकल विलिंगनेस नज़र आई थी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। अच्छा, अब आबिद सुलैरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। क्या इतना ही आसान है आईएमएफ की बातें मान लेना? और अगर इतना ही आसान है तो फिर ये 23 ममालिक समेत, जो आज आपका एक आर्टिकल भी इसके हवाले से, कि जो मुल्क मईशतें फंसी हुई हैं वो निकल नहीं पा रही, और आईएमएफ जो है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ज़रूर है, लेकिन उससे मतलब एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती फिर उस मुल्क की आवाम को या वहाँ की हुकूमतों को। देखिए, इसमें जब एक लैंडर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट का रोल सामने आया
उसकी वजह से मामला मजीद कॉम्प्लिकेट हो गया और लैंडर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट में डेट डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ। आपने देखा कि पिछले चंद सालों में चाइना, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इन्होंने डेट डिप्लोमेसी के तौर पे काफी सारे ममालिक को, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इजिप्ट को अगर आप देखें तो उसको 8-10 माह के कम अरसे में $18 अरब के डिपॉजिट जो थे वो दिए गए थे। तो ये ममालिक बीच में आ गए। अब हुआ ये कि हमारे यहाँ भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट का पहला साल था 2018 में हमें IMF में चले जाना चाहिए था, लेकिन सऊदी और चाइनीज डिपॉजिट्स की वजह से हुकूमत को एक कुशन मिला, 1 साल हम नहीं गए, मामला मजीद बिगड़ गए। अब भी मौजूदा हुकूमत ये समझ रही थी कि शायद चाइना और सऊदी अरब की तरफ से कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक अचानक ये रशिया यूक्रेन वार और उसके बाद जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, तो एक तब्दीली आई और वो तब्दीली ये थी कि वो ममालिक जो कि डेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी आप पहले अपने जहाँ रिफॉर्म लेके आए, फिर हम आपकी मदद कर सकेंगे। यही मैसेज था जो कि सऊदी वजीर खजाना ने बड़ा क्लियरली डावोस में इजिप्ट के लिए भी दिया और पाकिस्तान के लिए भी दिया। अब हम एक ऐसी चिकन एग सिचुएशन में फंस गए कि IMF ये कहता है कि पहले जाएं अपने जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनसे जाके मामला सीधे करें। जब हम चीन और सऊदी अरब, यूएई के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पहले आप IMF प्रोग्राम में आए और फिर हम आपको रोल ओवर देंगे। और श्रीलंका की मिसाल जो है उससे अब जो गंभीर मिसाल आपको नहीं मिल सकती कि पिछले साल अप्रैल का वो डिफॉल्ट हुआ बैठा है, अभी तक IMF ने उसको $1 नहीं दिया। वो कह रहा है कि जी जाए पहले आप चाइना और इंडिया के साथ अपने मामला तय करके आए, फिर हम आपको जो है वो ट्रांच रिलीज करेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए ये ममालिक जो कि वो फर्स्ट रेट पे रिलाई किए बैठे थे कि अच्छा IMF नहीं तो हमें दोस्त जो हैं वो डूबने नहीं देंगे, दोस्त हमारी मदद को आ जाएंगे। तो ये जो सहारा था इसकी वजह से भी बहुत से ममालिक, और मैंने आज जो जिन चंद ममालिक का मुवाजना किया, आप उनमें से किसी को भी देख लो तो जो एक नॉन पोलिटिकल जो एक नॉन पॉपुलर डिसीजन ना लेने की बुनियादी वजह यही थी कि ये हुकूमतें सोचती थी कि अच्छा IMF भाड़ में जाए, हमारे पास चाइना है, हमारे पास सऊदीया है, हमारे पास रशिया है, फलाना मुल्क है, वो हमें बेल आउट कर देगा। और एंड पे अब समझ आ रही है कि नहीं, हमें सारे वो जो हैं वो चीजें वो एक जगह कंसंट्रेट हो रही हैं, वो है कि जी आपको IMF के पास ही जाना है और वही आपको वेरी वेल टेकन सर। डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपकी तरफ आऊंगा, एक ब्रेक की कॉल है, लेकिन उससे पहले सवाल आपकी तरफ जरूर रखूंगा कि लैंडर ऑफ द फर्स्ट जो अहबाब दोस्त अहबाब ममालिक है जिनके हमेशा से हम बेल आउट के ऊपर नजरें रहा करती हैं, शायद वही थोड़ा सा शुरू में बहुत ज्यादा एहतियात कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया की और मईशतों के साथ भी ऐसा है कि अब ये ममालिक जो है IMF की तरफ देख रहे हैं और IMF इन ममालिक की तरफ देख रहा है। तो ये सारा मैस इसी वजह से फैला। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। आदिल नजम साहब, ब्रेक पे जाने से बात हो रही थी कि जो आपके बायलैटरल डोनर्स हैं वो जो सपोर्ट करते हैं, बेल आउट पैकेजेस देते हैं, उसकी वजह से सूरत हाल ये हुई कि उनका डेट बर्डन भी इतना बढ़ गया। चीन के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चीन का है और अब सूरत हाल ये है कि IMF उनकी तरफ देख रहा है और वो IMF की तरफ देख रहे हैं। बीच में हम लटके हुए हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी दुनिया की जो मईशतें हैं उनका यही उनके साथ प्रॉब्लम है इस वक्त। डॉक्टर साहब जी, मेरे ख्याल पे देखें, एक तरह से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं वापस उस पे जाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स मसले को आसान जवाब नहीं दिया जा सकता। और जो जावेद साहब भी बात कर रहे थे वो दुरुस्त है कि ये अगर हम सवाल इस तरह करेंगे कि जी IMF का कसूर है कि हमारा, तो गलत सवाल है। कसूर तो हमारा, कसूर तो हमारा है। कसूर जब मुल्क IMF के पास जाता है उसका ही होता है। आपको किसी ने बंदूक लगाई थी कि IMF के पास जाए? मसला ये है कि इज IMF हेल्पिंग और नॉट, ठीक है, वो एक दूसरी मसला है। सो बोथ प्रोपोजिशंस आर ट्रू। पाकिस्तान ने अगर खड्डे में अपने आप को पाता है तो वो खड्डा इसलिए है कि हमने बड़ी मेहनत से खोदा है, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने खोदा है, हमारे टीवी जर्नलिस्ट ने उस पर आग डाली है, हमारे लोगों ने बेवकूफ डिसीजन लिए हैं और उसकी वजह से हम एक मसले में, और उस मसले की वजह से हमें किसी लेंडर के पास जाना पड़ता है। मैं सिर्फ गुजारिश आबिद से ये करूंगा कि लेंडर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट तो कोई भी नहीं होता। देखिए, हम क्यों एक नॉर्मल मुल्क जो है वो चीन या सऊदी अरेबिया के पास नहीं फिरता रहता कि वो हमें कुछ दो। नॉर्मल मुल्क तो अपनी इकोनॉमी इस लेवल पे लाता है
कि ना उसको कोई लेंडर ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट कोई चीज ही नहीं होगी, राइट, कि ना उसको किसी दूसरे मुल्क के पास कर्जे के लिए जाना पड़े, ना आईएमएफ की वजह से। सो मैं वापस ये कहूंगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है। नाउ द आईएमएफ क्वेश्चन इज आईएमएफ हेल्पिंग और हर्टिंग? हम उनके पास गए हैं क्योंकि हमारी जरूरत है, इसलिए नहीं गए कि वो हमारे फूफे हैं या हमें बड़े पसंद है। अब आपकी मजबूरी है आपको जाना। अब अगर आप चले गए हैं तो देन यस यस यस, जो आप उनसे तय करेंगे उस पर अमल करें। जो आप तय करें वो अपने मफाद में करें, वो आपकी मदद ही करने आए हैं। जावेद हसन साहब, प्रॉब्लम है ये फर्स्ट एक गुजारिश जी, फर्स्ट लेंडर और सेकंड लेंडर वाली बात चीन और सऊदी अरेबिया की, वो दुरुस्त इसलिए भी है यार कि एक तरह से आईएमएफ की जो पॉलिसीज है ना वो सैंक्शंस बन गई, ये अनस्टेटेड सैंक्शन हो गई ना, कि जब आईएमएफ आपके पास नहीं आया तो बाकियों ने भी आप पे सैंक्शन लगा दी कर्जों पे। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ग्लोबली हमें, दुनिया को, आईएमएफ को ये रिकंसिडर करना पड़ेगा कि देखिए ना, कर्जा तो उनका बड़ा छोटा सा है रिलेटिव टर्म्स में, लेकिन उसकी असली पावर ये है कि उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो मुल्कों पे सैंक्शन बन गया। क्योंकि बाकी लेंडर्स भी जो हैं, और बाकी नॉट ओनली लेंडर्स, बाकी आपकी करेंसी का जो फिस्कल सिस्टम है, बाकी आपका जो ट्रेड सिस्टम है, उसमें आईएमएफ की जो होती है गाइडेंस या आईएमएफ का जो फैसला होता है, वो एक तरह से आखिरी हर्फ समझा जाता है। उसकी वजह से जो मुल्क ऑलरेडी ट्रबल में है उनको और ट्रबल में धकेल दिया जाता है। लेकिन अगेन मैं फिर गुजारिश करूंगा कि दो चीजें दोनों दुरुस्त हैं। आईएमएफ को ब्लेम करना विल बी रॉन्ग। अच्छा, अब जावेद हसन साहब, आपकी तरफ आता हूं कि बात यह कि इससे पहले पाकिस्तान 23 प्रोग्राम में गया, और एक प्रोग्राम तो लास्ट हमने ऐसा भी देखा था नून लीग में कि तकरीबन कोई 2 दर्जन से जायद वेवर भी मिले थे। अब डिस्पाइट द फैक्ट कि 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब से बुरी तरीके से मुतासर हुआ, हम जो असेसमेंट है हमारी तकरीबन अब तक की वो $30 अरब के नुकसान की है। ऐसे में आईएमएफ प्रोग्राम बजाय इसके कि थोड़ा हल्का हाथ होता, वो बहुत सख्त उनका हाथ है इस मरतबा। ऐसा क्यों है? क्या हम अपने जो इश्यूज हैं, मामलात हैं, स्पेशली सैलाब के हवाले से, इसको भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर सही तौर पर अपना केस जो है वो प्लीड नहीं कर सके? जावेद साहब। नहीं इमरान भाई, आई थिंक हम लोग ने प्लीड करा है, और जहाँ तक मुझे पता है आईएमएफ ने बड़े क्लियरली उन्हें कहा कि रियायत देंगे, लीनियंसी देंगे जो फ्लड स्पेंडिंग है। हम लोग ने तो इनिशियली बहुत ही कम एक एस्टिमेट दिया था, कोई 200 बिलियन का जो एक्चुअल स्पेंडिंग था, मगर एक्चुअली वो बढ़ गया है। उनने, हम लोग का था टारगेट इस साल का फिस्कल सरप्लस का 0.2%, फर्स्ट फिस्कल प्राइमरी फिस्कल सर्विस 0.2%। जहाँ तक मुझे पता है उनने रियायत देने के लिए तैयार हैं वो, कि आप डेफिसिट में चले जाए, कोई 0.3% ना 0.4%, ये एग्जैक्ट नंबर्स मुझे ये तो डिस्कशन में, मगर हमारी जो प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट है अभी, लगता है अगर हम लोग सर्कुलर डेट फ्लो उसमें ऐड करें, जो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, टैरिफ्स के वजह से और गैस के वजह से, वो कोई अब 1.2% तक पहुंच रहा है। डिफरेंट एस्टिमेट्स है, वर्ल्ड बैंक के भी एस्टिमेट्स है। अब ये तो जो एक्स्ट्रा हम लोग ने सब्सिडीज दिए हैं, कोई 180 बिलियन हम लोग ने अपने टेक्सटाइल सेक्टर्स को सब्सिडी दी है, ट्यूबवेल जो एग्रीकल्चर से उसमें 90 बिलियन, वैसे काफ़ी सारे सब्सिडीज हम लोग देते गए। अब ये हम दूसरों का दूसरे शेयर होल्डर्स आप देखें जो आईएमएफ के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका ये ज़रूरी नहीं कि हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है उनने ज़रूर दिया है। ज़रूर आई थिंक हम लोग को समझना चाहिए कि जो फ्लड की स्पेंडिंग है उसके लिए रियायत दे रहे हैं, मगर ये हम लोग को गलत ख्याल होगा कि अगर जो भी हम लोग एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करें, जो भी हम लोग सब्सिडीज़ दें, जो भी हमारी इनएफिशिएंसीज हो सिस्टम में, वो दूसरे मुल्क और आईएमएफ जाहिर है कि उनका टैक्स पेयर वो क्यों बर्दाश्त करे, वो क्यों बेयर करे। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, अब ये जो एक आर्टिफिशियली डॉलर को रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद हमने देखा कि एक ब्लैक मार्केट, पैरेलल मार्केट, ब्लैक मार्केट पाकिस्तान में क्रिएट हो गई, और उसके बाद जो आपकी तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस जो है वही तकरीबन 2-2.5 अरब डॉलर जो है उसमें कमी हुई। वजह इसकी ये थी कि उनके लिए लुक्रेटिव ये था कि वो हुंडी के ज़रिए भेजें। माई पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस कि
खुदा करके अभी हम फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकले हैं और इतनी बड़ी मार्केट अगर ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाती है और आईएमएफ वो जो फैटिफ है वो यही कहता है कि इलीगल जितनी भी ट्रांजैक्शन है ये आमोदरफ्त है, वो डालता है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की उसमें। तो ये तो एक पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी तलवार खड़ी हो सकती है आगे आने वाले वक्त में। जी अल्लाह ना करे कि चीजें इस तरफ जाएं, लेकिन आपका खदशा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जाहिर है ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट, इनफॉर्मल इकोनॉमी, हुंडी, हवाला, ये सारी चीजें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। आप देखें श्रीलंका में भी यही हुआ, इजिप्ट में भी यही हुआ, बाकी ममालिक में भी यही हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना था। हमने जो एक पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के चक्कर में रुपए की कीमत को नीचे नहीं जाने दिया, डॉलर को रोक के रखा डिमांड सप्लाई रूल के अगेंस्ट, और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि एकदम आपको ना सिर्फ ये कि 50-60 रुपए का यकमुश्त झटका लगा, बल्कि जो रेमिटेंसेस थी या जो फॉर्मल चैनल के जो तफसीलात थी वो भी सारी रुक गई। अब देखना ये होगा कि समाज जो है वो कैसे बहाल होगा, और ये बहाल होने में टाइम लगेगा। यानी अगर लेट्स से ये जो स्टॉप लेवल रिव्यू ये मुकम्मल भी हो जाता है तो उसके बाद भी चूंकि जो रकम आने में आईएमएफ की तरफ से कुछ 1.5-2 महीने का प्रोसेस है एग्जेक्टिव बोर्ड के अप्रूवल में, तो तब तक जो बैंकिंग चैनल के लिए जो आनी है रेमिटेंसेज आनी है वो नहीं आएंगी, क्योंकि रोजाना के हिसाब से अगर रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा या डॉलर जो बढ़ रहा होगा तो लोग एक और तरह के पैनिक का शिकार हो रहे होंगे। तो ये जो आपका कंसर्न है ये खाता वैलिड है। आई होप कि इसको कोई उठाए नहीं फाटक में, वरना हम एक दोबारा से ट्रबल में आ सकते हैं। डॉक्टर आदिल निजम, आपके ख्यालात में जानना चाहूंगा, ये जो इतना बड़ा कंसर्न इस वक्त खुदा न खास्ता हो सकता है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, जिस तरह आबिद साहब ने कहा, डॉक्टर आबिद ने कहा बिल्कुल दुरुस्त का कि ये कंसर्न वैलिड हो सकता है, तो फिर मसला ये होना चाहिए कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको हम रोकें। कैसे रोकें? अपने अमल से रोकें, राइट? जो आपका जो असली क्राइसिस है इंटरनेशनली, बहुत सारे क्राइसिस हैं, एक क्राइसिस आपका क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट है। आपको कोई बिलीव नहीं करता। जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर वो कंसेशन नहीं दे रहे इस बार, वो इसलिए दे रहे हैं कि यार तुम लोग कई बार जो है वादे करते हो और पूरे नहीं करते। इसीलिए चीन का आपने रिएक्शन देखा, सऊदी अरेबिया का रिएक्शन देखा। उसको आप चेंज कैसे करेंगे? हम उसको अपनी हरकतों से चेंज करेंगे, हम उसे अपनी पॉलिसी से चेंज करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन से चेंज करेंगे। एक दुनिया की जो इसमें कंसर्न है मेरे ख्याल में वैलिड है, पाकिस्तानियों की भी वही कंसर्न है, वो ये है कि हमारी डोमेस्टिक सियासत इतनी बिखरी हुई है। देखो ना, अगर आप किसी दूसरे मुल्क के टैक्स पेयर हों या जैसे आईएमएफ के बोर्ड पे जो दूसरे ममालिक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं यार इनका तो पता नहीं इनका कल क्या होगा। इनके तो 8 बजे के प्रोग्राम और 9 बजे के प्रोग्राम के बीच में क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम अगर इतना यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फ्रेजाइल हो जाते हैं ना। मैं बिल्कुल मतलब रैशनल एक बात कर रहा हूँ कि किसी ने अगर पैसे देने हैं और एक मुल्क जो है उससे हर खबर जो आ रही है, उससे हर चीज जो आ रही है, वो इंस्टेबिलिटी की खबर आ रही है, तो द वर्ल्ड विल बी यानी खालिसतन इस वक्त हमारी मईशत जो है, हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम की कीमत अदा कर रही है। पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो ट्रिगर कर रही है पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज को, मसाइल को, और वो फ्लेयर कर रही है, इस सूरत हाल को और खराबी की तरफ ले जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जावेद हसन साहब, आपकी तरफ आऊंगा। 2 बातें मैं पूछना चाहूंगा आपसे, और वक्त की कमी भी प्रोग्राम में इस वक्त सामने आ रही है। बहरहाल, एक तो ये फैटफ वाले मामले पे आप बताइएगा, और दूसरा ये कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम को ट्रिगर कर रहा है, क्या नए इलेक्शन से मामला सारे सही हो जाएंगे? इलेक्शन जो है वो इन तमाम चीज़ों का हल है? अच्छा, फैटफ वाली बात मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो 9th रिव्यू है, अगर हम लोग फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं करेंगे फुल्ली, और कन्वर्जेंस नहीं होगा बिटवीन द मार्केट रेट एंड द इंटरबैंक रेट जो पहले जो होता था, ऑफिशियली ट्रेड होता था एक्सचेंजेस में, अगर वो नहीं होगा तो आई डोंट थिंक ये 9th रिव्यू होगा। फैटफ के इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा हम लोग पर, एनीवे बड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी। तो आई थिंक ये कन्वर्जेंस जो है बिटवीन जो डिफरेंस हो गया था 40 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का, वो ख़त्म होता जा रहा है, और इंशाल्लाह कन्वर्जेंस हो जाएगा हम लोग जैसे ही ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट करेंगे। दूसरी बात है पॉलिटिकल, ये तो बड़ी फंडामेंटल बात है। ये आई थिंक काफ़ी हद तक
शुरू हुई है उस वक्त से। अगर हम लोग देखें हमारी CDS जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और बॉन्ड रेट्स, जब से VONC हुआ ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक बैग बढ़ा है। जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप था वो कोई 6-7% पर चल रहा था, वो एक बैग जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ 20% गया है, उसके बाद 40% गया है, अप टू 90% गया है। तो आई थिंक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उसके वजह से काफ़ी हद तक हम लोग को बेसिकली एक्सेस टू इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट्स बंद हो गई है। और जब इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट्स बंद हुई है तो हम लोग एकदम डेस्परेट हो गए हैं। फ्रेंडली ममालिक से हम लोग को पैसे लेने पड़े। वो भी आप जब डेस्परेट हो जाते हैं किसी वक्त भी आप पैसे लेने, तो आपके जो लेंडर्स होते हैं वो भी आपको सस्पिशियसली देखते हैं। तो आई थिंक अब जो है ये ज़रूर बात है कि आपने कहा कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं, हरगिज़ नहीं। ये शुरुआत होगी अगर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तरफ हम लोग जाते हैं और क्लियरली पता होता है जो हमारे लेंडर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं कि एक स्टेबल कंट्री है, स्टेबल मुल्क है और उसके साथ स्टेबल गवर्नमेंट है जिसके 5 साल का मैंडेट है, जो डिसीजंस ले सकता है, जिसके पॉलिटिकल कैपिटल है। पॉलिटिकल कैपिटल बड़े इंपॉर्टेंट है कि टफ डिसीजंस हम लोग को लेने, ठीक है, टैरिफ्स पर, रिस्ट्रक्चरिंग पर, हर चीज डॉक्टर पर, आदिल नजम तो साहब, वही गवर्नमेंट ले सकती है जिसके पास मैंडेट है। नहीं तो 23 प्रोग्राम 23 प्रोग्राम में ऐसी थोड़ी गए। इस बीच में 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट्स भी थी, बहुत सारा अरसा ऐसा रहा। और फिर आदिल नजम साहब आपकी तरफ आता हूं। सर ये फरमाइएगा कि क्या इलेक्शन ही वाहिद हल है इस तमाम तर सूरत हाल का, और क्या इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत होगी उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? यार ये वाहिद वाला लफ्ज निकाल लें। आप हेडलाइन मांग रहे हैं हमसे, हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं। जावेद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाहिद तो कोई हल नहीं। वाहिद तो हल आपके मसाइल इतने गहरे हैं कि उसका कोई वाहिद हल नहीं। आपने इतनी मेहनत से इतने मसाइल में आए ना, आपने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए। अगर कोई एक हल होता, कोई एक गोली होती, इलेक्शन करा दो सब ठीक हो जाएगा, नो। इलेक्शन स्टेबिलिटी ले आओ तो बेहतर हो जाएगा, यस। अगर इलेक्शन के बाद आप दूसरे मसाइल या इलेक्शन से पहले दूसरे मसाइल हल करने की तरफ जाएंगे, मुश्किल फैसले ना सिर्फ करेंगे, उन पे अमल करेंगे। अगर आप और मैं जो आप टेलीविजन पे हैं या मैं जो एक आम आदमी हूं, हम अपनी हरकतें अपनी औकात में रहने वाली करेंगे, देखो ना, ये मुश्किल फैसले का मतलब क्या होता है। लेकिन सर मसला यहाँ पे ये है ना कि मुश्किल फैसले अगर ये कोalition गवर्नमेंट लेती है तो इसका पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लग जाएगा। ये यहाँ पे तो ये सारे मसाइल हैं। पॉलिटिक्स यही तो होती है, अगर आप जब दाव पे लगेगा आप पीछे हट जाएंगे तो इसका मतलब है आपके पास ना पॉलिटिकल कैपिटल है, ना आपके पास मुश्किल फैसले की इस्तात। मुश्किल फैसले का मतलब ये होता है कि आप जो हैं, जिस किस्म की हुकूमत हो, वो लोगों को कन्विंस करे कि यार पेट्रोल की कीमत अब बढ़ेगी, अब अपनी हरकतें ठीक करो, अब अपनी औकात में रहो। हम वी डू लिव ओवर आवर मींस। हमारा मुल्क जो है, आप अपने एक्सपेंडिचर देख लें। और जब मुश्किल फैसला क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट, इसलिए नहीं कर सकती कि पहले तो आप चीखते हैं टीवी पे, उसके बाद जो आम आदमी है वो नहीं, वो प्रेशर डालता है, उसके बाद आपके ट्रेडर कभी बाहर आ जाते हैं, आपके करेंसी वाले बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो वीक होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट वीक होती है, वो कहती है अच्छा यार है तो गलत बात, लेकिन इनको खुश करना जरूरी है क्योंकि वरना मेरी हुकूमत जाएगी। ठीक है, यानी डॉक्टर आबिद सिलानी साहब, वही पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस जो है वही आड़े आते हैं, चाहे ये, और इस हुकूमत के साथ भी यही सबसे बड़ा मसला है कि ये मुश्किल तरीन फैसले जो है इसके अपने पॉलिटिकल कैपिटल को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन कड़वा घूंट पीना होगा। वीक गवर्नमेंट मुश्किल फैसला दुनिया भर में कहीं नहीं कर सकती, और ना ही पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट दुनिया भर में मुश्किल फैसला कर सकती है। डॉक्टर आबिद सिलानी साहब, आपका कमेंट क्या होगा? जी देखिए, इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है। और हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ये प्रोग्राम बहाल होकर इसकी किस्त आ भी जाती है तो हमें सितंबर के बाद अगले प्रोग्राम के लिए तैयार रहना होगा। ये प्रोग्राम अगर इसका 10वां रिव्यू कंप्लीट होता है तो ये सिर्फ आपकी सनी प्लास्ट है, बैंडेज है। असल जो प्रोग्राम होगा वो उसके बाद वाला है। वो मौजूदा हुकूमत ले, वो नई मुंतखब हुकूमत ले, वो कोई केयर टेकर टेक्निकल गवर्नमेंट हो, जो भी उसका मोडालिटी हो, लेकिन अगला प्रोग्राम जो है वो होगा। उसमें अगर आपने अपनी चीजें दुरुस्त ना की या दुरुस्त ना किए तो फिर शायद कोई बार बार चांस नहीं मिल रहा होगा। तो हमें ये देखना है कि इस प्रोग्राम की फाउंडेशन की बेस पे अगला प्रोग्राम कैसे हम आसान बना सकते हैं ताकि IMF और इंटरनेशनल कम्युनिटी आप पे ट्रस्ट करती रहे।
ठीक है, यानी इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना होगा और इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, हमारी सियासी अशराफिया जो है वो भी अपनी इस मौके की नज़ाकत को समझे। जावेद हसन साहब, ये जो सियासी अशराफिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में सर? क्योंकि हमेशा बात होती है एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की और ये सारी चीज़ें बस बातें ही बातें होती हैं। मैं इतना कायल नहीं हूँ चार्टर इकोनॉमी के, मगर ये है कि हमारी जो अशराफिया है बड़ी इरिस्पॉन्सिबल रही है, कोई टफ डिसीजंस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो पॉलिटिक्स को देखते हैं पावर में रहने का रादर देन डिफरेंस करने के लिए। तो अगर आपकी अशराफिया नहीं चेंज करेगी अपने एटीट्यूड्स और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को सब्सिडीज ना रियायत देती जाएगी, टैक्स जो एक पार्टी होती है वो ट्रेडर्स को नहीं टैक्स करना चाहती है, दूसरी पार्टी जो है वो रियल एस्टेट को बूस्ट करना चाहती है। तो अगर यही होगा कि बस हमारे जो बेसिकली जो फेवरेट्स हैं उनको हम लोग रियायत दें और सब्सिडीज दें, तो फिर मुल्क कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, अब बहुत बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे मुल्क सही चलता है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, डॉक्टर आबिद सुलैनी साहब और जावेद हसन साहब प्रोग्राम में, और डॉक्टर आदिल नजम ने कहा कि इतना मुश्किलों से तो हम यहाँ तक पहुँचे, इतने सारे भंड्स मार के, ब्लंडर्स करके और सारी चीज़ों को तहोबाला करके हम यहाँ तक पहुँचे, ऐसे कैसे निकल जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।